आप जस्ट अपना आईडी कार्ड लें, अपने 100 रुपए लें और आप बैंक में जाके कहेंगे कि मैंने आसान अकाउंट खुलवाना है, आप बैंक आपका अकाउंट ओपन कर देगा। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि पैसे ज़्यादा होंगे तभी जा सकते हैं। हाँ ये है कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं, जैसे कि चिप बेस्ड कार्ड्स हैं, जैसे कि SMS अलर्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम क्योंकि थर्ड पार्टी से एक्वायर कर रहे होते हैं तो उसकी सर्विस चार्जेस होते हैं जो आपको बता दिए जाते हैं कि अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप जो है वो इतने पैसे मजीद जमा करा दें, कि इतने पैसे आपको एक्स्ट्रा जमा कराने पड़ेंगे। मैदान बैंक की बात करूँ तो मैदान बैंक में चेकबुक टोटली फ्री है। अगर आप बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपके 100 रुपए के डिपॉजिट के ऊपर आपको चेकबुक इशू हो जाएगी। आप पैसे अकाउंट खुलवाएंगे, आपकी चेकबुक अप्लाई हो जाएगी और आपको फ्री चेकबुक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमीर आदमी ही जा सकता है। सेकंड पार्ट क्या था कि बैंक में काम करने वालों का रवैया गैर दोस्ताना होता है। लोगों ने कहा कि हम बैंक में जाते हैं तो बहुत रोबस्ट तरीके से बिहेव करते हैं, रूड होते हैं और सही से बात नहीं सुनते और जो है वो हमारी बात नहीं मानते। ऐसा होता है किसी के साथ? किसी के साथ हुआ है? यस सर। पहले तो बताएं बैंक अकाउंट कितनों की है, हाथ पर करेंगे। अब किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वहां पे किसी ने मिसबिहेव किया हो या किसी के साथ प्रॉब्लम हुई हो? क्या हुआ था? अकाउंट ओपन नहीं किया, क्या वजह थी? कोई रीजन बताई थी? सॉरी 15,000 जमा कराओगे तो कराएंगे? अच्छा उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर आप 15,000 जमा कराएंगे तो आपकी ATM की फीस वेव हो जाएगी। देखिए नॉलेज वो यही होता है कि जब आप कोई सर्विस ऑफ करना चाहते हैं ना तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि मैदान बैंक का जो करंट अकाउंट है उसके ऊपर ATM की चार्ज की आपकी जो फीस है वो नॉर्मल 3,000 है इंक्लूडिंग टैक्स। 2500 प्लस टैक्स है तो 28-2900 हो जाता है। अगर आप अपना करंट अकाउंट ओपन कराते हैं और उसमें 10,000 का इनिशियल डिपॉजिट कराते हैं तो आपका जो ATM कार्ड की फीस है वो वेव हो जाती है। आपके ATM के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। करंट अकाउंट के ऊपर जो हमारा ATM है उसके फर्स्ट ईयर की कोई सर्विस चार्जेस नहीं है। हो सकता है कि उसके बारे में उन्होंने बात की हो, लेकिन देखिए जो स्टाफ मेंबर वहाँ पे बैठा होता है वो भी अपना घर बार छोड़ के अपने बच्चों को, हो सकता है बीमार बेगम को, बीमार बच्चों को छोड़ के आया हो या माँ बाप से जो है वो डांट खा के आया हो या हो सकता है कि बेगम से डांट खा के आया हो, तो वो वहाँ पे बैठा होता है किसी एक सडन माइंडसेट के साथ बैठा होता है। तो अगर आप खुद से उसको रिस्पेक्ट देंगे तो डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट उसी को रिफ्लेक्ट करेगा और उसी तरह से बिहेव करेगा। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता भी है कि जानबूझ के लोग जो है वो मिसबिहेव करते हैं बैंक में। उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक सर्विस क्वालिटी डिपार्टमेंट बनाया। हमने सर्विस क्वालिटी डिपार्टमेंट क्या करता है कि वो एज अ कस्टमर जैसे आप बैंक गए हैं उसी तरह से बैंक में जाएगा, मुझसे आके सवालात करेगा, मुझसे इन्फॉर्मेशन लेगा और वो सारी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करके मेरे हेड ऑफिस को रिपोर्ट कर देगा कि भाई ये इस इंसान का बिहेवियर था और ये इसके रिस्पॉन्सेज थे। अगर कहीं पे भी मैं नेग्लिजिबल कंडक्ट में पाया जाऊंगा या मैं किसी मिसबिहेव में पाया जाऊंगा तो मेरे खिलाफ जो है वो एक्शन होंगे, मुझे फाइन किया जाएगा। और इवन के कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे उनको जॉब से निकाला भी गया है, जहाँ पे मिसकंडक्ट इस लेवल का था वहाँ पे उनको जॉब से भी फारिग किया गया। तो सर्विस क्वालिटी डिपार्टमेंट और सर्विस स्टैंडर्ड जो है वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि आपके साथ जो है वो दोबारा इस तरह का कोई काम ना हो या आपके साथ जो है वो मिसबिहेव ना हो। लेकिन फिर भी 5 to 10% कहीं ना कहीं पे हो रहा है, उसको टैकल करने के लिए आपके पास जो है वो कंप्लेंट का रास्ता होता है कि आपके जो उनके लाइन मैनेजर्स हैं उनको इन्फॉर्म करें कि जी ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आप उनके हेड ऑफिस को रिपोर्ट करें या आप जो है वो स्टेट बैंक को रिपोर्ट करें कि जी फलां बैंक में फलां इंसान ने जो है वो इस तरह से हमारे साथ बिहेव किया। जो जेन्युइन कंप्लेंट्स होंगी, जो जेन्युइन क्यूरीज होंगी उनको जो है वो एड्रेस किया जाता है और उनको जो है वो हम लोग सॉल्व करके आपकी सेटिस्फैक्शन तक जो है वो इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के साथ कोई नेक्स्ट टाइम कोई हो तो आप उनके लाइन मैनेजर से, स्टेट बैंक से या जो हेड ऑफिस है उस तक ये बात लेके जा सकते हैं जेन्युइनली कोई इशू बना हो तो। ठीक हो गया, मेरी नहीं कर देनी। थर्ड है बैंक जाने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए होता है। लोगों ने कहा कि जी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ या मैं टीचर हूँ तो मैं सारा दिन क्लासेस पढ़ाता हूँ, शाम में एकेडमी पढ़ाता हूँ, जिस टाइम पे मैं एकेडमी से फ्री होता हूँ बैंक बंद हो जाता है। या मुझे जिस दिन बैंक में पैसे जमा कराने हो या बिल जमा कराना हो तो मैं सुबह 10 बजे जाता हूँ और 2-3 बजे मुझे वहाँ से फ्री होता है। अक्सर ऐसे होता था कि लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, सारे जो है वो वहाँ पे जाके क्योंकि एक फ्लो ऑफ कस्टमर होता है, उनको अटेंड करने के लिए लिमिटेड स्टाफ बैठा होता है तो उनको जो है वो टाइम वहाँ लग जाता है। अब इस चीज़ को हमने कैसे एड्रेस किया? हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो कि आप लोग जो है वो अपने टोकन जो है वो वहाँ रख के आ गए होंगे कि बहुत टाइम लग रहा है हम नहीं कर सकते।
इस चीज को हमने कैसे एड्रेस किया, हमने कहा कि ठीक है पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे पास जो नंबर ऑफ अकाउंट्स है वो भी बढ़ रही है, कस्टमर सर्विसेज देने के लिए आगे स्टाफ उतना अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको डिजिटलाइज कर देते हैं। हमने डिजिटल बैंकिंग स्टार्ट की। हमने कहा कि ये आपको किसी भी किस्म की कोई सर्विस बैंक की लेनी है आप अपने मोबाइल पे ले सकते हैं। आप स्मार्टफोन पे एक ऐप डाउनलोड करें, आपने स्टेटमेंट चेक करनी है, आपने बैलेंस चेक करना है, आपने पैसे भेजने हैं, बिल पे करना है, इवन के कोई सब्सक्रिप्शन पेमेंट करनी है, तो आप अपने बैंक अकाउंट से वहीं से ऐप से बैठे हुए करेंगे, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सारी चीजें मेरी अगर अवेलेबल होगी मेरे बैंक पे, मेरे मोबाइल पे, तो मुझे किसी भी बैंक काउंटर में जाके वेट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बिल पे करना है मैं घर बैठ के कर लूंगा, इवन के कोई मैंने पैसे ट्रांसफर करने हैं किसी को भेजने हैं तो मैं अपने बैंक से अपने मोबाइल पे बैठे हुए ही कर लूंगा। और ये डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करने के, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के ही फायदे हैं कि आपका जो टाइम सेविंग है वो हो जाती है, कि आपके पास इतना टाइम वेस्ट करने, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप अपने मोबाइल पे ही सारी सर्विसेज ले लें। अब तो मिजान बैंक ने जो है वो अपना डिजिटल अकाउंट भी लॉन्च किया हुआ है कि मिजान डिजिटल अकाउंट क्या कहते हैं कि आप अपनी ऐप डाउनलोड करें, अपने प्ले स्टोर से iOS से एक ऐप डाउनलोड करें अपने मोबाइल पे, उसी पे अपना सारा डाटा इनपुट करें, उसी पे बायोमेट्रिक करें और उसी पे अपने आईडी कार्ड अपलोड करें, विद इन 10 to 15 मिनट्स आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अगर कोई ये कहते हैं कि मैं बैंक अकाउंट ओपन कराने गया और वहां पे मुझे लंबी लाइन में लगना पड़ा या मुझसे पैसे ज्यादा डिमांड किए गए, तो आप जस्ट एक मिजान डिजिटल अकाउंट ऐप डाउनलोड करें और उसमें अपना बैंक अकाउंट अपने घर बैठे हुए ओपन कर दें। क्या इसमें किसी ने पैसे मांगे आपसे, मोबाइल में किसी ने पैसे मांगे होंगे? किसी ने भी नहीं मांगे जी। आजकल एक मतलब ऐप में इशू आ रहा है, मतलब आप ट्रांसफर करते हैं पेमेंट को स्टक हो जाती है, आगे जाती है मतलब वापस हमारे पास आती है, तो वो इस इशू का मतलब काम क्यों नहीं करता? देखिए हमारी ऐप जो है वो डेली बेसिस पे अपडेट हो रही है। आजकल जो है वो आपके पास नोटिस नहीं आते होंगे। अब मिजान बैंक की बात कर रहे हैं या ओवरऑल बैंक की बात कर रहे हैं? मिजान बैंक का मैं आपको बता दूं कि जी हमारे पास जो ऐप है वो अपडेट हो रही है, उसका इंटरफेस चेंज हो रहा है। जो आपके पास करंटली जो लोग ऐप यूज कर रहे होंगे वो देख रहे होंगे वो एक सर्टेन ब्लैक बैकग्राउंड वाला एक इंटरफेस है जिसको आप चेंज कर रहे हैं, उसमें मजीद ऑप्शंस डाली जा रही हैं। तो उसका ये है कि हर एक हफ्ते के बाद जो है एक नोटिस आता है कि जी 1 से 1.5 घंटे के लिए हमारी सर्विसेज एप्लीकेबल नहीं होगी, आप उस दौरान ट्रांजेक्शन ना करें। हो सकता है कि उस दौरान कोई ट्रांजेक्शन हुई जो होल्ड हो गई हो, और बाकी बैंक्स का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज आपके सामने है। इंटरनेट सर्विसेज के जो हालात हैं पूरे पाकिस्तान के वो सब हम जानते हैं कि जो हमारी सबमरीन है जहाँ पे हमारी केबल्स लगी हुई है, शार्क सिर्फ वही आती है और उसको काट के जाती है। तो ये ओवरऑल इशू है जो इंटरनेट के सर्विसेज से रिलेटेड है रादर देन के सिर्फ बैंकिंग ऐप के रिलेटेड। ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज डिस्टर्ब होती हैं तो बैंकिंग ऐप्स भी डिस्टर्ब होती है, उसमें बैंक का डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता। हो सकता है कि उस बार को ट्रांसफर नहीं हो तो आपकी सिस्टम होल्ड होगी, लेकिन वो 72 आवर्स का टाइम होता है उसमें रिवर्स हो जाती है। अगर वो ना हो फिर आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है। क्लियर हो गया डिजिटलाइजेशन की तरफ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास कोई बैंक जाने का वक्त नहीं है, तो आप जो है वो सिर्फ अपना मोबाइल ओपन करें और उसमें फेसबुक या इंस्टाग्राम की बजाय डायरेक्ट बैंकिंग ऐप ओपन करें। अच्छा, ये 3 सवाल के बाद चौथा क्वेश्चन क्या आया कि अगर बैंक में डाका पड़ जाए तो आपकी रकम डूब जाती है, कि अगर आप बैंक में कोई चोरी हो जाती है या बैंक में कोई स्कैम हो जाता है या कोई बैंक के अंदर डाकू आके पैसे ले जाते हैं, जो पैसे मैं जमा करा के आया वो पैसे को ले जाता है, ऐसे होता है? ऐसा नहीं होता। जब भी स्टेट बैंक किसी बैंक को लाइसेंस इशू करता है तो उसमें उनको इंश्योर करता है कि एक सर्टेन लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट आपने वहाँ पे पूरी करनी होती है, रिजर्व वहाँ पे जमा कराना होता है। CRR और SRR आप लोगों ने शायद पढ़े हो, तो वो एक रिजर्व स्टेट बैंक के पास मौजूद है कि अगर एट वंस सारे कस्टमर भी पैसे लेने आ जाए तो बैंक उनको पे करने का अहल हो। ठीक है, वो रिजर्व इसलिए रखे जाते हैं। सेकेंडली, मैंने अपनी लाइफ में अभी तक किसी बैंक को यहाँ पे बाइंड अप होते हुए नहीं देखा कि बाइंड अप हो गया हो। हाँ, मर्जर्स हुए हैं, एक्विजिशंस हुई हैं, बैंकिंग जो है वो एक बैंक ने दूसरे को अडॉप्ट कर दिया, लेकिन बैंक कोई भी ऑपरेशन बंद करके नहीं गया। 2016 या 17 की बात है सर, बैंक अल्फला के बारे में ये र्यूमर आया कि बैंक अल्फला दिवालिया हो गया है, लिक्विडेट हो रहा है और वो यहाँ से पाकिस्तान से अपने सारे ऑपरेशन बंद करके जा रहा है। उन दिनों मैं लकीली बैंक अल्फला में था, तो हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन कस्टमर हमारे पास आके कह रहे थे कि आपका बैंक बंद होने जा रहा है, हमारे पैसे वापस करो। अब इतने परेशानी हो गई कि लोग इतने सारे कस्टमर कैश लेने के लिए आ रहे हैं, हम उनको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं लेकिन कन्विंस नहीं हो रहे। तो हम लोगों को हेड ऑफिस से ऑर्डर आया कि जो कस्टमर आ रहा है उसको जितने पैसे चाहिए आप उनको दे, आप उनको कैश में देना है कैश में दें, आप उनको ट्रांसफर करने हैं ट्रांसफर करें, लेकिन किसी को आपने इनकार नहीं करना।
तो हम लोगों ने वही प्रैक्टिस की, 2 दिन 3 दिन जो है वो कस्टमर का फ्लो रहा, लोगों ने पैसे निकाले, लेकिन वो हर एक बंदा ये सोचता था कि यार अगर ये बंद हो रहा है, इनके पास पैसे नहीं है तो हमें कैसे पैसे दे रहे हैं। तो 3 दिन के बाद लोगों का माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया कि हाँ नहीं, ये र्यूमर ही है, बैंक कहीं नहीं जाता। तो बैंक कहीं भी नहीं जाते, बैंक ऑपरेट कर रहे हैं टेरिटरी में, और आपको इसकी जो डिपॉजिट है उसकी जो प्रोटेक्शन है उसकी गारंटी स्टेट बैंक ने ले रखी है। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन आप लोग सर्च करेंगे तो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन आपको इंश्योर करता है, आपके पैसों को इंश्योर करके देता है कि आपके जो 5 लाख तक की जो सेविंग है वो इंश्योर्ड है, उसके अगेंस्ट आपको जो है वो पे करने का पाबंद स्टेट बैंक है, और उसके ऊपर जितने भी पैसे पड़े हैं वो बैंक आपको देने का पाबंद है। बैंक आपको वो पेमेंट करेगा, जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा उनका लाइसेंस या उनकी जो लिक्विडेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डाका पड़ता है या पैसे चले जाए तो वो पैसे आपके ज़ाया हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जो ऑनलाइन स्कैम्स हैं, जो मोबाइल स्कैम्स हैं, इनसे बचना आपकी जिम्मेदारी है। अक्सर ये होता है कि मेरे पास एक मैसेज आ जाता है कि जी इस लिंक को फॉलो करें तो आपको जो है वो 10,000 का कैश मिलेगा, या जीतो पाकिस्तान में आपको यही इनाम मिलेगा, या आपका मोटरसाइकिल निकल आया है, या आपका फलां निकल आया है। तो इन चीज़ों से आपको खुद बचना है। एक तो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अपना जो ऐप का पासवर्ड है वो किसी को नहीं देना, आपने अपना पिन कोड ATM का किसी को नहीं देना। अक्सर ऐसे होता है कि दोस्त जो मिल के बैठे होते हैं वो एक दूसरे के साथ ये पासवर्ड वगैरह शेयर कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या होता है जब लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे के ही अकाउंट्स को जो है वो खाली कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में या किसी स्कैम की सूरत में बैंक जो है वो आपके साथ नहीं खड़ा होता। अगर आपने खुद अपनी जेब से पैसे किसी को दे दिए तो बैंक उसमें आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपने ये खुद ध्यान रखना है। आप लोग माशाल्लाह से जो है वो फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग हैं, आप लोगों को पता है कि कौन से जो है वो पेमेंट सिस्टम्स जायज़ है या ठीक है और कौन से सही नहीं है। तो आपने उनकी तरफ जाना है जो कि ठीक रास्ते हैं, रादर देन के जो अगली मनी आपको ऑफर कर रहे हैं। अब इन सवालों में से किसी और के ज़हन में कोई ऐसा सवाल है जो यहाँ पे एड्रेस ना हुआ हो? माशाल्लाह से जो है वो आधी से ज़्यादा आवाम ऐसी थी जिनके बैंक अकाउंट नहीं है। तो क्या आप में से किसी के माइंड में इन चारों के अलावा कोई सवाल है कि इसकी वजह से मैं बैंक अकाउंट ओपन नहीं कराता या नहीं कराती? ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए? अब इन सारे पॉइंट्स के बाद जो है वो इस सारे सर्वे के बाद लोगों को पता लगा कि अच्छा ये 4 मेन चीजें हैं जिसकी वजह से लोग बैंक अकाउंट ओपन नहीं करते। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, इस प्रोग्राम के बारे में बताया गया। अभी बुकलेट्स भी आप लोगों के पास आ जाएंगी, आप डिटेल में इस बुक को जो है वो पढ़ सकते हैं। उसमें एक छोटी सी प्यारी सी एक कहानी है, वो मेरे घर की हो सकती है, आपके घर की हो सकती है, या आपके नेबर्स में से किसी की हो सकती है। या आप लोग जो है वो उसको पढ़ें, उसमें देखें कि उसमें क्या कहा गया है। कि 2 लोगों का कंपैरिजन किया गया कि एक फाइनेंशियली मैनेज अच्छे तरीके से कर रहा था, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो अच्छे तरीके से कर रहा था, और एक बंदा जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं था और अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो उन दोनों में क्या फ़र्क था और उनकी दोनों के लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क था। और जब हम इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो हम अपने इकोनॉमिक वेलबींग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के जो है वो बेसिकली 6 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या है? बजट का। इस तस्वीर में क्या बना हुआ है? तस्वीर में क्या बना हुआ है? तस्वीर में एक बुक बनी हुई है जिसके अंदर एक नोट रखा हुआ है, वैसे ही है। इसका क्या मतलब है कि आपने अपने पैसों को किताबों में नोट करना है, आपने उसमें उसको मेंशन करना है। बजट बनाना क्या होता है? आपकी इनकम एंड एक्सपेंसेस का एक परफॉर्मा, कि आप देखते हैं कि मैंने अपनी इनकम कैसे की, मेरी इनकम कितनी आई और मैंने उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस क्या किए। आप अपने पेरेंट्स से जाकर डिस्कस करेंगे, आपको पता लगेगा कि वो ये बजट लाजमी बनाते हैं। जब आपकी सैलरी आती है आपके फादर की तो अब एक बजट बना के चलते हैं। खासतौर पर खवातीन जो वालदा होती हैं उनके पास ये सारा बजट बना होता है कि मैंने इतने पैसे की सब्जी लेनी है, इतने पैसे मैंने बिजली के बिल में भरने हैं और इतने पैसे जो है वो मैंने बच्चों की एजुकेशन में भरने हैं। तो ये बजट होता है, फॉर्मलाइज वे में नहीं है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कि अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करना है, तो बजट बनाना शुरू करें। आज आप अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, कल जब अर्निंग स्टार्ट करेंगे तो अपने पास एक नोटबुक रखें। नोटबुक में जो है वो 3 कॉलम्स बना लें, इनकम का, एक्सपेंसेस का और सेविंग का, कि मैंने इतनी इनकम आएगी, इसमें से इतने पैसे खर्च करने हैं और इतने पैसे मैंने सेव करने हैं। तब आपको कंट्रोल करना आएगा कि मैं कहाँ अननेसेसरी एक्सपेंस कर रहा हूँ और कहाँ पे मुझे रोकना चाहिए। ठीक है। अब तो मोबाइल ऐप्स के अंदर भी इस तरह के परफॉर्मा बन सकता है कि आप नोटपैड में जो है वो सारी चीजें बना सकते हैं। दूसरी चीज क्या कह रही है? पिक्चर क्या कह रही है? हो रहे हैं सारे
इसमें एक डब्बा बना हुआ है या एक गोलक बनी हुई है जिसके अंदर पैसे रखे जा रहे हैं, ठीक है। हम सब ने ये चीज़ देखी होगी कि हमारे घरों में एक डब्बा या एक मिट्टी की गोलक वगैरह होती है जिसमें पैसे जो है वो सेव करके रखे जाते हैं, या जरूरत के टाइम पे हमारे पास काम है। यही प्रैक्टिस आपने भी अडॉप्ट करनी है कि जब आप बजट बनाएंगे, बजट के अंदर आप एक सर्टेन पोर्शन रखें अपनी सेविंग का, अपनी सेविंग को प्रमोट करें और उसमें जो है वो अपने सेपरेट बॉक्स में या सेपरेट गोलक में वो पैसे सेव करते जाए। तीसरी तस्वीर क्या कह रही है? तीसरी तस्वीर में एक सीड है जिसको पानी दिया जा रहा है जो कि पौधा बन रहा है, ऐसे ही है। तो मेरे पास जो पैसे हैं, मेरे पास जो आज करेंसी है, जो अमाउंट है, उसको मैं सीड कह सकता हूँ। उस सीड को मैं अच्छा पानी दूंगा, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा तो वो एक दरख्त बनेगा, जो दरख्त मुझे छाया भी देगा और फल भी देगा। तो आज में जो मेरे पास पैसे हैं उनको मैं पैसे समझ के खर्च कर लूंगा तो उसका मुझे कोई फायदा नहीं है। उनको मैं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा, एज अ सीड ट्रीट करूंगा और उनको अच्छी तरीके से प्लांट करूंगा तो कल वो मेरे लिए बुरे वक्त में काम भी आएंगे और मुझे कोई जरूरत होगी, कोई चीज परचेज करनी है तो उसमें भी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आपके पास जो पैसे हैं, जो आपके पास सेविंग है, जो आपके पास व्हाटएवर जो भी अमाउंट बचती है उसको आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जो कि आगे जाके बड़ा दरख्त बने, जो कि आपकी सेविंग को जो है वो इंक्रीज करे और आपकी सेविंग को जो है वो इतना ज्यादा इंक्रीज करे जो आपकी करंट इन्फ्लेशन को कवर करे, ठीक है। तो इस तस्वीर का मकसद यही है कि आपके पास जो पेमेंट है, जो आपके पास अमाउंट है, उसको इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर लेके जाए। चौथी तस्वीर क्या कह रहा है? एक ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर एक पैसों का बैग भरा हुआ है और वो उसमें क्या लिखा हुआ है? कर्जा। जब भी हमें कोई काम करना चाहे या किसी काम के लिए हमारे पास पैसे ना हो तो हमारे पास ऑप्शन क्या होती है? लोन की ऑप्शन होती है कि मैं लोन ले सकता हूँ। लेकिन ये लोन या ये जो कर्जा है वो आपके ऊपर एक बोझ है, ये बोझ है जो आपने पे करना है। ऐसा नहीं है कि जो कर्जा आपने ले लिया वो कर्जे हंसना हो गया, वो आप जो है वो वापस लेके चले जाए, आपने किसी को रिटर्न नहीं करना या नहीं करना। चाहे आप फैमिली मेंबर से लें, चाहे आप इंस्टीट्यूशन से लें, चाहे आप इंश्योरेंस कंपनी से लें, ये जो लोन है ये आप पे बोझ है, ये आपके ऊपर एक कर्जा है जो आपने अदा करना ही करना है। ये तस्वीर उसी को रिप्लिकेट कर रही है कि आपको एट द टाइम ऑफ नीड पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन आपने वो पैसे वापस भी करने हैं। पांचवा पोर्शन जो हमारे इस प्रोग्राम का है वो रिलेट कर रहा है आपके रसाई तक। ये नीचे लिखा हुआ नहीं आ रहा लेकिन इसमें ये तस्वीर क्या बनी हुई है? एक पैसों को पल लगे हुए हैं और उड़ता हुआ जा रहा है। लोग ये कहते थे कि बैंकों तक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन तक रसाई मुश्किल है, उन तक पहुंचना मुश्किल है, वहां जाना ही मुश्किल होता है। गार्ड हमें रोक के हमारी चेकिंग कर रहा होता है कि पता नहीं हम कोई बम लेके आए हैं या हमको अटैक करने के लिए आए हैं, ऐसे ही होता है। बैंकों तक पहुंचना मुश्किल है। अब हालात चेंज हो गए हैं कि बैंक खुद आपके पास आए हुए हैं। मैंने खुद बताया कि मैं खुद आईयूबी का स्टूडेंट हूँ और जो है वो हम लोग इन्हीं सीटों से और इन्हीं जगहों से पढ़ के जो है वो आगे आए हुए हैं। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो सर बहुत ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्री के साथ कल्टिवेशन नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट नहीं किया जाता कि इंडस्ट्री के लोग आएँ और वहाँ पे आके लेक्चर्स दें या कोई सेमिनार्स करें या कोई वर्कशॉप्स करें। मेरे 2 साल के टेनर में मुझे याद पड़ता है कि 2 या 3 वर्कशॉप ऐसी हुई थी और वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलकर करवाई थी। अब तो आपके जो चेयरमैन साहब हैं और जो डीन साहब हैं, इन सब की जो है वो बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं कि वो लोग अलाउ करते हैं कि हम लोग आपके साथ आके फेस टू फेस डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें, आपके साथ जो है वो डायरेक्ट बात कर सकें और डायरेक्ट फीडबैक ले सकें। इन सेमिनार का मकसद ये है कि आप लोगों तक एक तो आपकी एक्सेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक बढ़ाई जाए, दूसरा हमारी एक्सेस आप तक बढ़ाई जाए कि आप लोगों के इश्यूज क्या हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं हो पा रहे, ऐसे क्या इश्यूज हैं जो अभी तक हम लोग जो है वो टैकल नहीं कर पा रहे। तो जहां तक बात है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी रसाई में नहीं है, वो बिल्कुल आपकी एक्सेस में है, आपके मोबाइल की एक्सेस में है, आपके हैंड की एक्सेस में है और इवन के हमारे यहाँ पे आने के साथ आपके इंस्टीट्यूशन की एक्सेस में भी है कि आप लोग खुद इनसे जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। छठी चीज है कि हमारे अबू, जैसे कि कुछ लोगों का कोई मिस एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे हमारे साथ ये मिसबिहेव हुआ, हमारे साथ ये हुआ, तो आपके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन आप विजिट करते हैं तो आप उनको जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और उन चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। बजट का मैंने बता दिया है, ये एक सिंपल सा खाका है कि आप किस तरह से अपना बजट बना सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिस में ले आए। इसमें 2 पोर्शन खास तौर पे अहमियत के हामिल है, एक है आपके कम मुद्दत की बचत और एक है लंबी मुद्दत की बचत। अगर कोई ख्वाब देख रहा है, कोई ये सोच रहा है कि मुझे अपनी गाड़ी लेनी है तो उसको डेफिनेटली आज से सेविंग स्टार्ट करनी पड़ेगी।
हम इसमें ये कहते हैं कि सेविंग का जो रोल है वो ये है कि आपने अपनी जो इनकम है उसका एक परसेंटेज असाइन कर लेनी है। आज आपके पास सपोज 10,000 रुपए की अर्निंग हो रही है, आप उसका 10% सेव करना शुरू कर दें। आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि यार मैंने जो भी अर्निंग आएगी 10% सेव करना है। कल को आपकी इनकम 10 से 50,000 पे जाती है तो आपकी जो हैबिट 10% की है वो आपकी सेविंग को कहाँ ले जाएगी? कहाँ ले जाएगी? 1,000 से बढ़ा के 5,000 पे ले जाएगी। 5 टाइम्स आपकी सेविंग को इंक्रीज कर देगी। तो जहां आपकी इनकम बढ़ रही होगी वहां आपकी सेविंग भी बढ़ रही होगी। आप 10% रख लें, 20% रख लें, वट जो भी आप असाइन करेंगे, लेकिन ये आपकी हैबिट का, ये आपके जो है वो पार्ट बन जाएगा आपकी डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का। अब सबसे ज्यादा मसला क्या होता है, जब भी हम बजट बनाने लगते हैं तो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो है वो गैर मुस्तकिल आमदनी है, हमारे पास इरेगुलर इनकम आ रही है। खासतौर पे जो फ्रीलांसिंग से या जो ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड लोग होते हैं उनकी जो है वो अर्निंग स्टेबल नहीं होती। जो सैलरीड पर्सन है, जो बैंकर्स हैं या जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, उनके तो चलो ठीक है, आजकल तो आईयूबी वालों की भी इरेगुलर इनकम है। तो इरेगुलर इनकम का इशू ये होता है कि आप अपना बजट मैनेज नहीं कर सकते। आप कह नहीं सकते कि मैं कितने पैसे खर्च कर पाऊंगा। तो आपने सबसे ज्यादा ये काम करना है कि जो आपकी बेसिक इनकम है उसके ऊपर अपना बजट बनाना है और कोशिश करनी है कि अपने जो रेगुलर इनकम की स्ट्रीम्स हैं उनको बढ़ाया जाए। आपने रेगुलर जो अर्निंग सोर्सेज है उनमें ज्यादा से ज्यादा जाना है। दूसरा ये आता है कि हम हमेशा अपने बजट से ज्यादा एक्सपेंसेस कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि मेरे पास पैसे कितने हैं, हम ये देखते हैं कि हमें चाहिए क्या। बच्चे ने जिद कर दी कि जी मुझे नया मोबाइल चाहिए, मैंने नहीं देखा कि मेरे पास पैसे हैं नहीं है, मैंने क्रेडिट कार्ड से जो है वो पेमेंट की और उसको नया मोबाइल लेके दे दिया। हालांकि हम उसको रोक सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं कि आप अभी इसकी जरूरत नहीं है, या समझा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते। दोस्त ने नई मोटरसाइकिल ली, मैंने घर में जाके शोर मचा दिया मुझे भी मोटरसाइकिल चाहिए। मेरे फादर ने जो है वो बैंक से लोन उठाया और आपको मोटरसाइकिल लेके दे दी। उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने किसी से मांग के आपको लोन, आपको जो है वो मोटरसाइकिल लेके दे दी। हालांकि इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो खुद समझनी चाहिए और अगर आगे जाके जब आप खुद अपना घर चलाएंगे, अपना घर मैनेज करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा काम आएंगी।